दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवाइज हो रहा है। ये सारे एक ही जगह लिख लिए गए हैं। तो सबसे पहले ये सारे विषय पढ़ाए जाएंगे आपको, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और सारे पर्यावरण से लेकर ज्योग्राफी, सारी चीज़ें। तो आज देख रहे हैं मौर्य साम्राज्य। तो ये सारे परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और इन्हीं में से घुमा फिरा के आगे भी परीक्षा में आते हैं। तो इसको आप लिखते जाएं, नोट करते जाएं। नए क्वेश्चन हैं और शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। आइए करते हैं वीडियो शुरू। मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है। मौर्य का जो इतिहास है उसके लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण। आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है, जो आंध्र वंश के थे, सातवाहन आंध्र। तो इसके लिए मत्स्य पुराण को ऑथराइज्ड माना जाता है। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को कहा जाता था जांगली विद। जो राजा के पास रहते थे विष परीक्षण वैद्य, उन्हें कहते थे जांगली विद। शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है वो थे अग्निमित्र। अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था कहाँ से? चुनार से। अशोक के जो अभिलेख बने हैं उसके लिए पत्थर कहाँ से निकाला जाता था? चुनार से। चुनार। अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। 12वां शिलालेख जो है वो धार्मिक संश्लेषण के बारे में है, धर्म सहिष्णुता के बारे में है, सभी धर्मों की समानता के बारे में है। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था अपने 8 वर्ष बाद, और कलिंग युद्ध 13वें शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। प्राकृत भाषा के पोषक थे सातवाहन नरेश। जो प्राकृत भाषा थी उसके पोषक कौन थे? सातवाहन नरेश। कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला है। कला के लोक पक्ष को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है सातवाहन काल में। मथुरा मूर्ति कला शैली प्रारंभ हुई कुषाण के शासनकाल में। जो मथुरा की मूर्ति कला शैली प्रारंभ हुई वो किसके शासनकाल में हुई है? कुषाण के शासनकाल में। वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। गिरनार में चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले जल संसाधन व्यवस्था की थी। इसके बाद अशोक ने भी वहाँ पर व्यवस्था की थी। राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये अशोक के अभिलेख से पता चलता है कि शाक्यमुनि कहा गया है बुद्ध को। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। किसने किया था? अशोक ने। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़ जी अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित है। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बौद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। जो कनक मुनि बौद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है वो है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। निगाली सागर स्तंभ अभिलेख प्रमाणित करता है। गुजर्रा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है स्थित है। जी गुजर्रा अभिलेख है कहाँ पर? जी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है गुजर्रा। अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख था 12। जी पढ़ा दिया था अभी। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है अनुराधापुर में। अनुराधापुर। पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। प्राकृतिक भाषा में ये थी प्राचीनतम अभिलेख। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण
राजाज्ञों के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था? कौन कौन सी लिपियों का प्रयोग किया था? आरमाइक, ग्रीक और खरोष्ठी, 3 लिपि बनाई थी इसने उत्तरी पश्चिम भाग में। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है समुद्रगुप्त के बारे में। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। फाहियान भारत में आया था। ये फाहियान कब भारत में आया था? 399 AD। कलिंग युद्ध का वर्णन हमें ज्ञात होता है। कलिंग का अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है कि कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग का स्थान कहाँ है? जो उड़ीसा में है, उड़ीसा। मौर्यन मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। मौर्य काल में जो राजस्व इकट्ठा करता था वो था समाहर्ता, उसे बोलते थे समाहर्ता। अशोक का समकालीन तुर्मय राजा था। कहाँ का था ये तुर्मय राजा? जो अशोक के समकक्ष था तुर्मय राजा, ये मिस्र का था, मिस्र। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? जब अशोक थे उस समय मकदूनिया में एंटीगोन गोनटास मकदूनिया के राजा थे। टॉलमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक की राजनय संबंध थी, कहाँ का था जी? टॉलमी फिलाडेल्फस, ये मिस्र का राजा था। तो अशोक के मिस्र में भी संबंध थे। एक इतिहासकार के अनुसार अभिलेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था। एक इतिहास के अनुसार अभिलेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था। ये फ्लीट का कथन है, फ्लीट। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। ब्राह्मी जो है, जो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के विविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। किसने बनवाया था सांची का? अशोक ने। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया है स्तंभों पर सबसे ज़्यादा। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था। बुलंदीबाग कहाँ था? ये पाटलिपुत्र में था बुलंदीबाग। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुलते थे। किसके लिए? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए। तक्षशिला में शूद्रों का शिक्षा के लिए वर्जित था। मौर्य काल में दंड विधान थे। कैसे थे दंड? काफ़ी कठोर हुआ करते थे मौर्य काल में, कठोर। कालसी प्रसिद्ध है। कालसी एक स्थान है, अशोक के शिलालेख के कारण इसको प्रसिद्ध माना गया है। चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। कौटिल्य भी कहते हैं चाणक्य को, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे श्रवणबेलगोला में। कर्नाटक में है एक स्थान, पहाड़ी है ये। तो वहाँ पर इन्होंने अपना अंतिम दिन व्यतीत किए। कहते हैं संलेखना पद्धति से इन्होंने अपना शरीर त्यागा था, भूखे रह के संलेखना। तो श्रवणबेलगोला में इन्होंने अपनी अंतिम जीवन व्यतीत किया। अशोक का वह शिलालेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही गई है, शिलालेख 12 में। इसके साथ ही साथ मौर्योत्तरकालीन भारत के बारे में भी देखते हैं। सिमुक संस्थापक था। किस वंश का संस्थापक सिमुक था? सातवाहन का। कार्दमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे। किसके? तांबे के, ताम्र धातु के इन्होंने बनाए थे। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है। कई राज्यों का उल्लेख है, सातवाहन का उल्लेख नहीं है इसमें, सातवाहन। खारबेल के विषय में जानकारी का स्रोत है हाथी गुम्फा का अभिलेख। खारबेल के विषय में हाथी गुम्फा अभिलेख में इसकी जानकारी दी गई है। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। सातवाहन राजवंश सबसे पुराना राजवंश था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज कौन था? सातवाहन ही था। सातवाहन की राजधानी स्थित थी अमरावती। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? अमरावती। कनिष्क के
सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अद्वैत की तिथि है 81 ईस्वी सन। बुद्ध का सिक्कों पर अंकन हुआ है कनिष्क के समय में। बुद्ध का सिक्कों पर अंकन हुआ है किसके शासनकाल में? कनिष्क के। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था किसने? कुषाणों ने। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख में मिलता है किसके? काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख में मिलता है। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए किसने? सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण ने, सबसे ज़्यादा कुषाण में चले थे। बिना बेगार की सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था किसने? रुद्रदामन प्रथम ने कराया था सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार। प्राचीन भारत के साहित्य इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम हैं। फले फूले किस वंश में पतंजलि और पाणिनि फले फूले थे? शुंग राजवंश के समय। शुंग, जिसका प्रतापी राजा था पुष्यमित्र शुंग। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी पूर्व में। 58 ईस्वी पूर्व में ये शुरू हुआ था। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे किसके? पुष्यमित्र शुंग। कहते हैं इसने अश्वमेध यज्ञ तक कराया था, इतना प्रतापी राजा था ये पुष्यमित्र शुंग। विक्रम और शक संवतों में अंतर कितने वर्ष का है? 135 वर्ष का अंतर है विक्रम में और शक संवत में 135।